हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फाइनेंस विद सौम्या। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 ऑफ क्लास 12th एफएमएम, इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स। तो शुरू करते हैं पहले ये समझने से कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो डेरिवेटिव एक इस टाइप की सिक्योरिटी होती है जिसकी वैल्यू कोई अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होती हो। द टर्म डेरिवेटिव स्टैंड्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट whose प्राइस इज derived फ्रॉम और इज डिपेंडेंट अपॉन एन अंडरलाइंग एसेट। ये अंडरलाइंग एसेट कोई भी हो सकता है, जैसे करेंसी, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी या फिर कोई फिजिकल कमोडिटी। आज की डेट में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वेदर, टेम्परेचर और इवन वोलेटिलिटी पर भी ट्रेड होते हैं। ये सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट है वो मेसोपोटामियन एरा से शुरू हुआ था, जहाँ पर जो 6th बैबिलियन किंग था उसने अलाउ किया था सेल ऑफ गुड्स एट एन एग्रीड प्राइस डिलीवर्ड एट अ फ्यूचर डेट। सारा फंडा डेरिवेटिव का यही है कि जो प्राइस है ना वो प्री एग्रीड होगा और फ्यूचर डेट पर डिलीवरी होगी। दिस इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप एक फार्मर हैं जिसके पास 10 एकर्स ऑफ लैंड है। अब आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। या तो आप पूरी लैंड पर राइस उगा दें या आप अपनी पूरी की पूरी लैंड पर वीट उगा दें, वरना आप 5 एकर्स में राइस उगाएं और 5 एकर्स में वीट उगाएं। अब आप अगर पूरी लैंड पर राइस उगा देते हैं और उस साल में वीट की डिमांड ज़्यादा हो गई तो फिर आपको राइस का जो पैसा प्रॉफिट मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप पूरे उसमें वीट उगा देते हैं और अगर उस टाइम राइस की डिमांड हाई हो गई तो फिर आप फिर से लॉस में चले जाएंगे। अब ये प्रॉब्लम कैसे सुलझाई जाए, क्योंकि रिस्क तो है इसमें भी, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी बड़ा रिस्क होता है। मैंने इन्वेस्ट किया, अब मेरे को नहीं पता फ्यूचर में अगर उसका प्राइस गिर जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसमें क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया इसमें, जिसमें जो सेलर है उसने प्रॉमिस किया कि वो मेरा सारा का सारा जो प्रोड्यूस है, चाहे वो राइस हो या वीट हो, सब कुछ खरीद लेगा एक फिक्स्ड प्राइस पर, एक फिक्स फ्यूचर डेट में। जब मैंने उगाना शुरू भी किया था उससे पहले ही उसने मेरे से ये प्रॉमिस किया कि वो खरीद लेगा सारा प्रोड्यूस एक फिक्स प्राइस पर। ये एक डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें जो अंडरलाइंग एसेट है वो मेरा प्रोड्यूस है, मेरी क्रॉप। अब हम देखते हैं कि डेरिवेटिव कितने टाइप्स के होते हैं। उससे पहले ये टॉपिक है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न डेरिवेटिव्स। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं है इतना इम्पॉर्टेंट। इसमें बस ये बताया गया है कि सिंस पास्ट 2 डिकेड्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ये सब आया 1991 में। तो इससे क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ा। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के साथ साथ रिस्क भी बढ़ा, और मार्केट में दोनों टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसे भी जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और ऐसे भी जो अपना रिस्क थोड़ा मिनिमाइज करके रखना चाहते हैं। तो उसी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए डेरिवेटिव्स आए। इंडिया में एमर्जेंस और ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव एक कम्प्लीटली न्यू फिनोमिनन है। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में डेरिवेटिव ट्रेडिंग ढंग से शुरू हुई थी ईयर 2000 में। ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ रखा है। अब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स 3 तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। पहला कि वो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसका नेचर क्या है। दूसरा, अंडरलाइंग एसेट क्या है। तीसरा, प्लेस ऑफ ट्रेडिंग क्या है। अब नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब किस टाइप का डेरिवेटिव है, उसके बेसिस पे हम 2 तरीके से डेरिवेटिव को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला इसमें आता है फॉरवर्ड कमिटमेंट और दूसरा आता है कंटिंजेंट क्लेम। अब मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ याद करना सिखाऊंगी। ये फॉरवर्ड कमिटमेंट, आप बस नाम पे गौर करिएगा, फॉरवर्ड कमिटमेंट, और ये हमारा कंटिंजेंट क्लेम। तो इसमें फॉरवर्ड कमिटमेंट में एक कमिटमेंट है, यानी जो भी ट्रेड है उसमें नो पार्टी कैन ईदर बैक आउट, और कंटिंजेंट क्लेम एक इवेंट की अकरेंस पे होता है। हम नाम कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आइए फॉरवर्ड कमिटमेंट से शुरू करते हैं। देखिए, दीज डेरिवेटिव्स कंप्राइज ऑफ एन अश्योर्ड अकरेंस इन द फ्यूचर। मतलब फॉरवर्ड कमिटमेंट ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें फ्यूचर में एक इवेंट होना ही होना होता है। Underlying asset will get exchanged at fixed future time at a fixed price agreed upon by both the parties at the time of entering into the contract. दोनों जो पार्टीज होती हैं, बायर और सेलर, वो एक म्यूचुअल प्राइस एग्री करती हैं कि इस प्राइस पर फ्यूचर डेट पे फ्यूचर टाइम में
हमारा एसेट एक्सचेंज हो जाएगा। देखिए, सिंस द एक्सचेंज इज फिक्स्ड एट अ फ्यूचर टाइम इट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड कमिटमेंट। एक्सचेंज फिक्स्ड होता है कि ये एक्सचेंज होगा ही होगा, इसलिए इसको हम फॉरवर्ड कमिटमेंट बोलते हैं। नीदर पार्टी कैन बैक आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वंस इट हैज बीन एंटर्ड इनटू एक्सेप्ट अंडर म्यूचुअल कंसेंट। कोई भी पार्टी बैकआउट नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल म्यूचुअल कंसेंट हो। सिंस वो बैकआउट नहीं कर सकती, दैट इज वाई कमिटमेंट बोला जाता है। और सिंस जो इवेंट है वो फ्यूचर में होगा, इसलिए फॉरवर्ड कमिटमेंट बोलते हैं। फ्यूचर, अब इसके टाइप्स में फ्यूचर आता है, फॉरवर्ड आता है, स्वैप आता है। फ्यूचर, फॉरवर्ड एंड स्वैप आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स दैट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कंटिंजेंट क्लेम्स पर। दीज डेरिवेटिव्स कंप्राइज ऑफ एन एक्सचेंज सब्जेक्ट टू अ सर्टेन इवेंट अकरिंग एट अ फ्यूचर टाइम। देखो, तो जो फॉरवर्ड कमिटमेंट था ना, उसमें अश्योर्ड अकरेंस थी इवेंट की, बट कंटिंजेंट क्लेम के केस में एक्सचेंज एक इवेंट के अकॉर्डिंग होगा। मतलब एक इवेंट जो फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर वो इवेंट होता है फ्यूचर में, देन द अंडरलाइंग एसेट विल बी एक्सचेंज एट अ फिक्स फ्यूचर टाइम एट अ फिक्स प्राइस। मतलब अगर कंटिंजेंट क्लेम के केस में वो फ्यूचर में इवेंट हो जाता है, तो ये बिल्कुल फिक्स्ड कमिटमेंट यानी फॉरवर्ड कमिटमेंट बन जाता है, और ये लाइन सेम है दोनों में। इफ द इवेंट अकर्स, underlying asset will be exchanged at a fixed future time at a fixed price. Since the exchange is contingent on the occurrence of the event, it is known as contingent claim. अब इसको contingent claim क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डिपेंडेंट है इवेंट के अकरेंस में। जैसे हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है, कंटिंजेंट मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अगर इवेंट हुआ तो एक्सचेंज हो जाएगा एसेट, बट अगर इवेंट नहीं अकर हुआ तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है इट विल बिकम नल एंड वॉइड। अगर इवेंट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड एंड इट विल एक्सपायर ऑन द एक्सपायरेशन डेट। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नल हो जाएगा, और एक कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरेशन डेट होती है उस पर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। इसके टाइप्स होते हैं ऑप्शंस और स्वैप्स। तो हमने समझ लिया कि प्लेस ऑफ ट्रेडिंग में दो टाइप होते हैं, फॉरवर्ड कमिटमेंट और कंटिंजेंट क्लेम। फॉरवर्ड कमिटमेंट में अश्योर्ड अकरेंस होती है, फिक्स प्राइस पर, फिक्स टाइम पर, फिक्स डेट पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज होता है। नीदर पार्टी कैन बैक आउट अनलेस अंटिल म्यूचुअल कंसेंट इज देयर। कंटिंजेंट क्लेम में इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इवेंट हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर इवेंट नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट नल और वॉइड हो जाता है और एक्सपायरेशन डेट पर एक्सपायर हो जाता है। फॉरवर्ड कमिटमेंट के एग्जाम्पल्स आपके होते हैं फ्यूचर, फॉरवर्ड एंड स्वैप, और कंटिंजेंट क्लेम में होते हैं ऑप्शंस एंड स्वैप्स। स्वैप्स जो है दोनों तरीके के हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पे डेरिवेटिव्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो ये बहुत आसान है और लॉजिक बेस्ड है। अगर इक्विटी टाइप का डेरिवेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो अंडरलाइंग एसेट होगा वो कोई शेयर होगा। अगर इंडेक्स डेरिवेटिव है तो कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब जो एक वाइड एरिया ऑफ मार्केट को कवर करे, और सेक्टोरल इंडेक्स वो हो गया जो एक स्पेसिफिक सेक्टर को कवर करे, जैसे बैंकिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ऐसे। तो किसी भी टाइप का इंडेक्स हो सकता है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। अब इंटरेस्ट रेट का डेरिवेटिव में अंडरलाइंग एसेट होता है आपका डेट इंस्ट्रूमेंट, लोन्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। करेंसी डेरिवेटिव्स जो कि आए थे 2009 में, इनका अंडरलाइंग एसेट है फॉरेन एक्सचेंज, जैसे यूएसडी INR, पाउंड INR, ऐसे। उसके बाद कमोडिटी में कोई भी कमोडिटी हो सकती है, गोल्ड हो गया, क्रिप्टो हो गया, ये सब। अब प्लेस ऑफ ट्रेडिंग, हमने दो क्लासिफिकेशन देख लिए, तीसरा और आखिरी प्लेस ऑफ ट्रेडिंग की डेरिवेटिव ट्रेड किधर हो रहा है उसके बेसिस पे कैसे क्लासिफाई होगा। तो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग या तो डेरिवेटिव OTC हो सकता है या ETD हो सकता है। OTC होता है ओवर द काउंटर, यानी कि ऐसे डेरिवेटिव्स जो इनफॉर्मली ट्रेड होते हैं विदाउट अ स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा केस होता है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, जो एक स्टॉक एक्सचेंज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ट्रेड होते हैं। डेरिवेटिव्स कैन ईदर बी ट्रेडेड ओवर द काउंटर और ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज। यूजुअली, अब यहाँ पे देखिए, यूजुअली फॉरवर्ड्स, सम टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, स्वैप्स आर OTC डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस आर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। देखिए, जो हमारे फॉरवर्ड्स होते हैं वो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव होते हैं और फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। याद करने की ट्रिक इस तरीके से याद कर सकते हैं
कि फ्यूचर यानी भविष्य, मतलब फ्यूचर मॉडर्न है, एडवांस है, और फ्यूचर में मतलब टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए वो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड हमारे OTC होते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि OTC डेरिवेटिव जो होते हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं। Derivatives that trade on an exchange are called exchange traded derivatives, whereas privately negotiated derivative contracts are called OTC contracts. तो OTC के फीचर्स में पहला फीचर होगा कि उसमें जो काउंटर पार्टी रिस्क होता है ना, वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब रिस्क एक जगह पे नहीं होता, हर जगह बटा हुआ होता है, और रिस्क डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, कि कितना अच्छा इंस्टीट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग रिस्क वेरी करता है। Management of counterparty risk is decentralized and located within individual institutions. उसके बाद सेकेंड पॉइंट, सिंस इनफॉर्मल ट्रेड होता है बिना कोई एक्सचेंज के, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते किसी भी चीज़ के। देर आर नो सेंट्रलाइज लिमिट्स ऑन इंडिविजुअल पोजिशंस, लेवरेज और मार्जिनिंग। कोई भी लिमिट नहीं होती कि एक इंडिविजुअल कितनी पोजीशन होल्ड कर सकता है, मतलब कितना ट्रेड कर सकता है, लेवरेज और मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है, किसी भी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। साथ ही साथ देर आर नो फॉर्मल रूल्स फॉर रिस्क एंड बर्डन शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग, बर्डन कितना किसके पास होगा, किसी भी चीज़ का कोई रूल नहीं है। एज वेल एज देर आर नो फॉर्मल रूल्स और मैकेनिज्म्स फॉर इंश्योरिंग मार्केट स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी फॉर सेफगार्डिंग द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। जो मार्केट की स्टेबिलिटी होती है कि प्राइस ज़्यादा ऊपर ना जाए, ज़्यादा नीचे ना जाए, ये सब देखने के लिए भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। साथ ही कोई इन्वेस्टर्स की रिड्रेसल करने के लिए ग्रीवेंसेस का, इसके लिए भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। और लास्ट पॉइंट विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि इनका कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी नहीं है, क्योंकि जब ये एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते तो दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय अ रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड द एक्सचेंज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। बट हाउएवर वो इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं बाय द नेशनल लीगल सिस्टम, बैंकिंग सुपरविजन एंड मार्केट सर्वेलेंस। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमने ये देख लिया कि OTC और ETD होते क्या हैं। अब उनके अंदर कौन से डेरिवेटिव आते हैं, उनका नाम देखना है। अब हमें जैसे जनरल नेम में हमने समझ लिया एक बॉय क्या होता है, बट अगर हम एक बॉय के नाम की बात करें जैसे कृष्णा, तो वो नाम क्या है डेरिवेटिव का? पहला है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दीज आर प्रोमिसेस टू डिलीवर एन एसेट एट अ प्रीडिटरमाइंड डेट इन द फ्यूचर एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस। सी, डेरिवेटिव की डेफिनेशन में ना ये चीज़ हमेशा आएगी कि एक प्रॉमिस होता है एक एसेट को पहले से डिसाइड की हुई डेट जो फ्यूचर में है उस पर, और पहले से डिसाइड किया हुआ प्राइस पर। बस फॉरवर्ड्स की स्पेशल बात क्या है कि वो इनफॉर्मली ट्रेड होते हैं, राइट। द कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर एंड आर कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पार्टीज। अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इनफॉर्मल ट्रेड हो रहा है यानी ओवर द काउंटर है, तो ना वो पार्टीज की नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। Since these contracts do not fall under the purview of rules and regulations of an exchange, they generally suffer from counterparty risk. जैसे मैंने पहले भी बताया, हमेशा ओवर द काउंटर डेरिवेटिव में काउंटर पार्टी रिस्क हाई होगा, एंड सिंस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर है, इसमें हाई काउंटर पार्टी रिस्क होता है। द रिस्क दैट वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट may not fulfill his or her obligation. काउंटर पार्टी रिस्क होता है कि दोनों में से कोई एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करे, यानी कि बायर पेमेंट ना करे या फिर सेलर एसेट डिलीवर ना करे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर मतलब भविष्य, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर एट अ सर्टेन प्राइस। वही सेम डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। These are basically exchange traded. मेन इंपॉर्टेंट फीचर है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का कि एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। द एक्सचेंज स्टैंड्स गारंटी टू ऑल ट्रांजैक्शंस। अब सिंस ये एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं तो जो जो ट्रांजैक्शंस हैं सबकी गारंटी लेता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, और जो काउंटर पार्टी रिस्क है वो लार्जली एलिमिनेट हो जाता है। अब ये छोटी सी चीज़ समझते हैं कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बायर्स होते हैं उनको कहा जाता है कि दैट हैव अ लॉन्ग पोजीशन, और जो सेलर्स हैं कहा जाता है कि सेलर्स के पास शॉर्ट पोजीशन है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हमारे पास लंबे टाइम तक रहेगी, तो हम लॉन्ग पोजीशन हो गई। अब हम सेल कर रहे हैं तो मतलब वो हमारे पास से जाने वाली है, तो शॉर्ट पोजीशन हो गई। किसी भी मार्केट में
किसी भी मार्केट में, चाहे वो डेरिवेटिव हो या कोई और हो, हमेशा द वन हु बाइज इज लॉन्ग एंड द वन हु सेल्स इज शॉर्ट. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल ऑन अ वेराइटी ऑफ कमोडिटीज. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारी कमोडिटीज पर अवेलेबल हैं, करेंसीज पर, इंटरेस्ट रेट पर, स्टॉक्स पर और अदर एसेट्स पर. अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देखो. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ना फॉरवर्ड और फ्यूचर से डिफरेंस ये होता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन नहीं होता, राइट होता है. जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि जो पार्टीज हैं उनको फ्यूचर डेट में ट्रेड करना ही करना पड़ेगा. बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ नहीं होती. ऑप्शंस गिव द बायर अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन एसेट इन द फ्यूचर. मतलब एक राइट देता है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो फ्यूचर में एसेट को बाय या सेल करे, उसकी मर्जी है. ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन. तो कॉल में बाय होता है, पुट में सेल होता है. तो सेम डेफिनेशन में हम बाय और सेल शब्द जोड़ देंगे. कॉल गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एट अ गिवन प्राइस ऑन और बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट. सेम चीज पुट में होगी, बस बाय की जगह सेल आ जाएगा. When one buys an option, he is said to be having a long position, and when one sells, he is said to be having a short position. ये मैंने आपको बता दिया कि in the first two types of contracts, both the parties have an obligation. That is, buyer needs to pay for the asset and seller needs to deliver the asset to the buyer on the settlement date. तो फॉरवर्ड और फ्यूचर में एक ऑब्लिगेशन होती है. बट इन केस ऑफ ऑप्शन, जो बायर है ना, उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. सिर्फ और सिर्फ जो सेलर है, सेलर जिसको हम ऑप्शन राइटर कहते हैं. गाइस ध्यान से समझ लीजिए, जो ऑप्शन सेलर होता है उसको हम ऑप्शन राइटर कहते हैं. जो ऑप्शन बायर होता है उसको हम ऑप्शन परचेजर कहते हैं. तो ऑप्शंस के केस में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन राइटर यानी सेलर के पास ऑब्लिगेशन है कि उसको अपना कमिटमेंट फुलफिल करना पड़ेगा. पर जो ऑप्शन होल्डर है, ऑप्शन बायर, ऑप्शन परचेजर है, उसके पास राइट टू बाय और सेल द एसेट फ्रॉम द सेलर, बट ही मे और मे नॉट एक्सरसाइज दिस राइट. मतलब उसकी मर्जी है कि वो अपने इस अधिकार को एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा. इन केस द बायर ऑफ द ऑप्शन डज एक्सरसाइज हिज राइट, अगर बायर ने अपना राइट एक्सरसाइज किया तो सेलर को अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा. पर अगर बायर ने नहीं किया तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा. अब दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, दो टाइप के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अमेरिकन और यूरोपियन. देखो, एक ऐसा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायरी डेट पर एक्सरसाइज किया जाए वो होता है यूरोपियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. और एक ऐसा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायरी डेट तक उससे पहले कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है वो होता है अमेरिकन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. तो सपोज अगर एक्सपायरी डेट है अगले महीने की 30 तारीख, तो अगर अगले महीने की 30 तारीख पर ही एक्सरसाइज होगा तो यूरोपियन, और 30 से पहले कभी भी हो जाए तो अमेरिकन. अब स्वैप्स क्या होते हैं? स्वैप्स आर प्राइवेट अरेंजमेंट्स, स्वैप्स आर प्राइवेट अग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लोज इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू अ प्री अरेंज फॉर्मूला. तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्वैप्स में दो पार्टीज फ्यूचर में कैश फ्लो एक्सचेंज करती हैं एक प्री अरेंज फॉर्मूले में. स्वैप्स को आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, ठीक है. द टू कॉमनली यूज्ड स्वैप्स आर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, करेंसी स्वैप्स. देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है और यहाँ पर छोटी सी चीज़ है बस समझने की कि जो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स होते हैं उसमें हमारा जो इंटरेस्ट है केवल इंटरेस्ट रिलेटेड कैश फ्लो एक्सचेंज होते हैं. करेंसी स्वैप्स में हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों स्वैप होता है. और करेंसी स्वैप में जो एक डायरेक्शन होती है उधर अलग करेंसी होती है, दूसरी डायरेक्शन में दूसरी करेंसी होती है. इंटरेस्ट रेट स्वैप्स entail swapping only the interest related cash flows between the parties in the same currency. करेंसी स्वैप में क्या होता है? स्वैपिंग बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बिटवीन द पार्टीज विद, ये इंपॉर्टेंट है, with the cash flow in one direction being in a different currency than those in the opposite direction. तो हमने टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स अच्छे से पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. फॉरवर्ड कमिटमेंट पढ़ा, कंटिंजेंट क्लेम पढ़ा, उनके फीचर्स पढ़े, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग एसेट पढ़ा, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक,
कमोडिटी, उसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें हमने देखा ओटीसी और ईटीडी, उसमें हमने टाइप्स देखे, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन देखा, स्वैप पढ़ा। अब हम ये देखते हैं कि इतने सालों में डेरिवेटिव मार्केट कैसे डेवलप हुई। Financial derivatives have emerged as one of the biggest market of the world during the past 2 decades. और इसका मेन रीज़न आप बोल सकते हो ग्लोबलाइजेशन, जो इंडिया में आया 1991 में। अब यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव दे रखी है, कुछ है नहीं इसमें, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, इट्स जस्ट दैट आप ये खुद पढ़ सकते हो अगर आपको जानना है। इसमें कुछ नहीं था। यूएसए में जब बहुत पॉपुलर हो गए थे कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसके साथ साथ रिस्क भी आया, क्रेडिट रिस्क भी आया। तो जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड बना 1848 में, उसके बाद क्या हुआ, 1865 में सीबीओटी ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पर ले आए रिस्क मिनिमाइज करने के लिए, और उसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग यूएसए में शुरू हो गई, शिकागो में। उसके बाद जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कोलैप्स हुआ, तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव आए 1970 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, सिंस एक्सचेंज सिस्टम कोलैप्स हो गया, तो जो करेंसी एक्सचेंज का रिस्क था वो भी बढ़ गया, तो फिर उससे क्या हुआ, करेंसी डेरिवेटिव भी लॉन्च हुए। हमें इंडिया का पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने चैप्टर 1 में भी देखा था कि इंडिया में एनएससी पे डेरिवेटिव ट्रेडिंग कब शुरू हुई, 12 जून 2000 with future trading on Nifty 50 index. Subsequent trading in index options and options on individual securities commenced on 4th June 2001 and 2nd July 2001. तो ये सारी डेट्स आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, बस ये 12th जून 2000 वाली आपको ध्यान में रखनी है। आज की डेट में एनएससी जो है सबसे बड़ी हमारी डेरिवेटिव पे ट्रेड करने की एक्सचेंज है। साथ ही साथ जो हमारा एक्सपायरेशन साइकिल है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का, इंडिया में मैक्सिमम 3 मंथ है, एक्सेप्ट फॉर लॉन्ग डेटेड निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 5 ईयर है। आज की डेट में 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं, 1 मंथ एक्सपायरी, 2 मंथ एंड 3 मंथ एक्सपायरी। इसमें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं वर्ल्ड वाइड, इक्विटी, इंटरेस्ट रेट, सारे नाम गिवन हैं। Now this is an important question of 4 marks. Who are the participants in a derivative market? एक डेरिवेटिव मार्केट में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं? तो पहला हमारा स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ द प्लेस वेयर डेरिवेटिव्स आर क्रिएटेड एंड ट्रेडेड, जहाँ पर डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं और आपस में ट्रेड किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, लाइक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। हर एक इन्वेस्टर का अपना अलग ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ इन्वेस्टिंग इन डेरिवेटिव्स। रेगुलेटरी अथॉरिटीज, अब स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इन्वेस्टर हो गए, अब रेगुलेट करने के लिए भी तो कोई चाहिए। They ensure smooth functioning of the market and ensure fair practices are being followed by all the participants. अब क्वेश्चन आता है कि रेगुलेटर है कौन डेरिवेटिव मार्केट का? देखो, जो इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट है ना, वो सेबी रेगुलेट करती है। जो इंटरेस्ट रेट और करेंसी डेरिवेटिव मार्केट है वो आरबीआई रेगुलेट करती है, और फॉरवर्ड मार्केट कमीशन यानी एफएमसी रेगुलेट करती है हमारी कमोडिटी वाली मार्केट। तो मैंने क्या बताया, इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट को सेबी रेगुलेट करेगी, आरबीआई करेगी इंटरेस्ट रेट और सीडीएम को, और एफएमसी यानी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन करेगी कमोडिटी मार्केट को। अब क्या है, आज की डेट में जो हमारी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है वो सेबी के साथ मर्ज हो गई है, तो देयरफॉर सेबी ओवरलुक करती है बोथ पार्ट, यानी अपना भी और जो कमोडिटी मार्केट है वो भी सब सेबी करती है। अदर्स में हमारी क्लियरिंग और सेटलमेंट एजेंसी हो गई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गई, क्राइसिल, समेरा, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस एजेंसीज हो गई, एक्सेट्रा, ये सब होते हैं। तो 4 पार्टिसिपेंट्स हमने पढ़ लिए, एक्सचेंज, इन्वेस्टर, रेगुलेटरी अथॉरिटीज और अदर्स। अब टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला होता है हेजर्स। ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं with a present or anticipated exposure to the underlying asset which is subject to price risk. तो हेजर्स वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो अपना रिस्क मैनेज करके चलना चाहते हैं।
Hedgers use the derivative market primarily for price risk management of assets and portfolios. देखो, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि डेरिवेटिव्स का फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो रिस्क है वो मैनेज हो सकता है. तो हेजर्स वैसे सेफ प्ले करने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करते हैं. इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा बैंक्स, ट्रेजरी ऑफ कंपनीज एक्सेट्रा. स्पेक्यूलेटर्स वो होते हैं जो फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट को स्पेक्यूलेट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और अपनी स्पेक्यूलेशन के थ्रू प्रॉफिट बनाते हैं. These are individuals who take a view on the future direction of the market. They take a view whether prices would rise or fall in future and accordingly buy or sell future and option to try and make a profit from the future price movements of the underlying asset. तो मतलब ये कोई एसेट अगर इनको लगता है वो फ्यूचर में बढ़ेगा तो वो खरीद लेते हैं और फिर बड़े वाले प्राइस पे बेच देते हैं. इट्स लाइक सट्टाबाजी इन हिंदी. मतलब ये स्पेक्यूलेट करते हैं मार्केट की मूवमेंट कि आगे क्या होने वाला है और उसके थ्रू प्रॉफिट बनाते हैं. इसमें नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स आ जाएंगे हु इन्वेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग गेन्स. ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करना है वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं. और ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको अपना रिस्क मैनेज करना है वो हेजर्स हो गए. अब देखो, आर्बिट्रेजर्स ऐसे होते हैं जो एक मार्केट से खरीद कर दूसरे मार्केट में बेच देते हैं. आर्बिट्रेजर्स भी रिस्क लेस प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं. दे टेक पोजीशंस इन फाइनेंशियल मार्केट्स टू अर्न रिस्क लेस प्रॉफिट. द आर्बिट्रेजर्स take short and long positions in the same or different contracts at the same time to create a position which can generate a riskless profit. मतलब एक खरीद ली दूसरी बेच दी या फिर एक मार्केट से खरीद के दूसरे में बेच दी, इस टाइप से करके आर्बिट्रेजर्स रिस्कलेस प्रॉफिट जनरेट करते हैं. इसमें आप क्या आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, प्रोप्राइटरी डीलर्स, ये सब. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेटिव मार्केट के इकोनॉमिक फंक्शंस क्या होते हैं. तो डेरिवेटिव मार्केट में पहला इकोनॉमिक फंक्शन हो गया प्राइस डिस्कवरी. प्राइसेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड डेरिवेटिव मार्केट रिफ्लेक्ट द परसेप्शन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स अबाउट द फ्यूचर एंड लीड द प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग टू द परसीव्ड फ्यूचर लेवल. Prices of derivatives converge with the price of the underlying at the expiration of the derivative contract. मतलब जो अंडरलाइंग एसेट है ना उसका प्राइस डेरिवेटिव ले लेते हैं अपॉन द एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो डेरिवेटिव से क्या होता है, करंट वाला प्राइस साथ ही साथ फ्यूचर वाला प्राइस, दोनों प्राइस डिस्कवरी में मदद मिलती है. नाउ दिस पॉइंट, ये वाला देखो, हमने ऊपर पढ़ा कि डेरिवेटिव मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं अलग अलग. हेजर्स वो होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, स्पेकुलेटर्स वो होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं. तो डेरिवेटिव मार्केट क्या करती है, सबका भला करती है. डेरिवेटिव मार्केट ट्रांसफर करती है रिस्क उनसे जो नहीं लेना चाहते टू दोज जो लेना चाहते हैं और उनके पास एपेटाइट है. द डेरिवेटिव मार्केट हेल्प्स टू ट्रांसफर रिस्क फ्रॉम दोज हु हैव देम बट डू नॉट लाइक देम यानी हेजर्स टू दोज हु हैव एन एपेटाइट फॉर देम यानी स्पेकुलेटर्स. अब देखो, डेरिवेटिव्स ड्यू टू देयर इनहेरेंट नेचर आर लिंक्ड टू द अंडरलाइंग कैश मार्केट्स. With the introduction of derivatives, underlying market witnesses higher trading volume. मतलब ये चीज़ कह रहा है कि डेरिवेटिव के आने से डेरिवेटिव मार्केट में तो फ़ायदा हुआ ही, बट जो अंडरलाइंग मार्केट थी ना, जो कैश मार्केट थी, उसकी भी ट्रेडिंग वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ गई. दिस इज़ बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन बाय मोर प्लेयर्स हु वुड नॉट अदरवाइज पार्टिसिपेट फॉर लैक ऑफ एन अरेंजमेंट टू ट्रांसफर रिस्क. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब और भी प्लेयर्स मार्केट में आ गए जो पहले इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं था. अब जैसे हमने बताया कि हेजर्स भी आ गए जिनको रिस्क कम करना है, वो भी मार्केट में आ गए, तो इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम में बढ़ावा आया. नेक्स्ट पॉइंट, स्पेक्यूलेटिव ट्रेड्स शिफ्ट टू अ मोर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट. In absence of an organized derivative market, speculators trade in the underlying cash market. Margining, monitoring and surveillance of various participants became extremely difficult. अब जैसे हमने स्पेकुलेटर्स वाला पॉइंट देखा, तो अब सिंस डेरिवेटिव मार्केट इमर्ज हो गई, तो जो स्पेकुलेशन होती थी ना, यानी कि जो परसीवेंस होती थी कि फ्यूचर में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो और कंट्रोल मैनर में होने लगी क्योंकि एक प्रॉपर लीगल मार्केट एस्टैब्लिश हो गई. जब पहले ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं थी
तो स्पेकुलेटर्स कैश मार्केट में ट्रेड करते थे। अब डेरिवेटिव मार्केट के साथ मार्जिनिंग में, मॉनिटरिंग में और सर्विलेंस में बहुत आसानी मिल गई। अब देखो, एक और बेनिफिट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट ये है कि वो एक्ट करती है एज अ कैटलिस्ट फॉर न्यू एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट न्यू एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देती है। द डेरिवेटिव मार्केट हैव अ हिस्ट्री ऑफ अट्रैक्टिंग मैनी ब्राइट, creative, well-educated people with an entrepreneurial attitude. They often energize others to create new businesses, new products, and new employment opportunities. In a nutshell, derivative markets help increase savings and investment in the long run. अब देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। इंटरेस्ट रेट इज द रेट on any equity or debt investment. Interest rate can be discrete or continuous. When people invest in financial market, returns on assets change continuously. तो इंटरेस्ट रेट वो रेट होता है जो किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट पर, प्रेफरेंस शेयर पर पे करना पड़ता है कंपनी को। ये सब एग्जाम्पल्स है, फॉर्मूला वगैरह है और कंपाउंडिंग है, ये सब नहीं आने वाला एग्जाम में। What does the stock index measure? An index is a number which measure the change in a set of values over a period of time. तो एक स्टॉक इंडेक्स इज बेसिकली आपने 4-5 कंपनीज ली और उनका एक ग्रुप बना दिया। अब वो 4-5 कंपनीज में जितनी भी मूवमेंट होगी ना, ऊपर या नीचे, वो एक एवरेज बेसिस पे होगी, यानी सब मूवमेंट का प्लस होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपनीज होगा। तो एन इंडेक्स इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज एंड द एवरेज मूवमेंट within the basket of securities represents the average market movement whether upward or downwards. स्टॉक इंडेक्स चेंज को दिखाता है कि एक सेट ऑफ कंपनीज में कितना चेंज आया है। एक स्टॉक इंडेक्स नंबर इज द करंट रिलेटिव वैल्यू ऑफ अ weighted average of the prices of a predefined group of equities. Index is created by selecting a group of stocks that are representative of the entire market or a specified sector or segment of the market. Now, this is important कि NSE का जो मेन इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 एक वेल डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक इंडेक्स है अकाउंटिंग फॉर 13 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। निफ्टी 50 में पूरे 13 सेक्टर्स हैं। निफ्टी 50 वेराइटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज होता है, जैसे बेंचमार्किंग फंड पोर्टफोलियोज, index-based derivatives and index funds. Base value of Nifty, which is the benchmark broad-based index of the NSE, was set to 1000. अब जो निफ्टी है उसका जो बेस वैल्यू है वो 1000 सेट किया गया और निफ्टी लॉन्च कब हुआ? November 3, 1995 में। Thereafter, changes in the values of the group of equities used to create the index will be reflected on this base number. देखो, अब कुछ यूजेस होते हैं एक स्टॉक इंडेक्स का। पहला, मार्केट बिहेवियर के लिए एज अ बैरोमीटर यूज होता है, मतलब हम इंडेक्स की मूवमेंट से ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो ओवरऑल मार्केट है उसमें क्या मूवमेंट है। एज अ बेंचमार्क फॉर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, एज अ बेंचमार्क यानी कि स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि मतलब अगर निफ्टी ने हमें 2.5% के रिटर्न्स दिए तो मेरी पोर्टफोलियो को भी इसके आसपास या इससे ज़्यादा रिटर्न्स देने हैं। एज एन अंडरलाइन इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, मतलब अंडरलाइन की तरह से भी यूज कर सकते हैं। जो इंडेक्स डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, उसमें अंडरलाइन हमारा इंडेक्स होता है। फिर पैसिव फंड मैनेजमेंट, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उसमें एक टाइप होता है इंडेक्स फंड जो सबसे लीस्ट रिस्की होता है, जिनको पैसिवली मैनेज किया जाता है, यानी रेगुलर चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो नहीं जरूरी होती, तो उसमें भी इंडेक्स का बड़ा काम आता है। अब सेक्टोरल इंडेक्स वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक सेक्टर की मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी हो गया, जो बैंक का हो गया आपका, विच कंटेन्स 12 मोस्ट लिक्विड एंड लार्ज कैपिटलाइज्ड स्टॉक फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है इंडेक्स मूवमेंट की। तो इंडेक्स मूवमेंट रिफ्लेक्ट द चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट अबाउट फ्यूचर डिविडेंड्स ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। इंडेक्स जो है, इंडेक्स की मूवमेंट हमें बताती है कि स्टॉक मार्केट की एक्सपेक्टेशन किस स्पीड से चेंज हो रही है। देखो, अगर इंडेक्स ऊपर जाता है, इंडेक्स तब ऊपर जाता है जब स्टॉक मार्केट परसीव्स दैट प्रोस्पेक्टिव डिविडेंड्स विल बी बेटर देन द प्रीवियसली थॉट, मतलब कंपनीज पहले से ज़्यादा रिटर्न और डिविडेंड देने वाली हैं, तब इंडेक्स ऊपर जाता है।
अगर ये नेगेटिव हो जाए, प्रोस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड इन द फ्यूचर बिकम्स पेसिमिस्टिक, इंडेक्स ड्रॉप कर जाता है। आइडियल इंडेक्स हमें पिक्चर देता है अबाउट हाउ स्टॉक मार्केट परसीव द फ्यूचर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। स्टॉक प्राइस किन दो रीजंस की वजह से फ्लक्चुएट करता है? पहला हो गया न्यूज़ अबाउट द कंपनी, यानी कंपनी के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज प्रोडक्ट का लॉन्च हो गया या फिर फैक्ट्री बंद हो गई, अदर स्पेसिफिक फैक्टर्स। उसके बाद आता है न्यूज़ अबाउट द इकोनॉमी, यानी पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में कोई न्यूज़ सच एज मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, बजट अनाउंसमेंट हो गया, टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया, पॉलिटिकल न्यूज़ सच एज चेंज ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, अदर फैक्टर्स हो गए। तो जो इंडेक्स है ना, वो इन दोनों में से सेकंड वाला पार्ट यानी इकोनॉमी वाला पार्ट कैप्चर करता है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स रिलेटेड टू द एंटायर इकोनॉमी, दिस इज अचीव बाय एवरेजिंग, जो मैंने आपको पहले बताया कि एवरेज निकाला जाता है इंडेक्स में। ईच स्टॉक कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, स्टॉक न्यूज एंड इंडेक्स न्यूज। When we take an average of returns on many stocks, the individual stock news tends to cancel out and the only thing left is news that is common to all stocks. अब इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के क्या मेथड्स होते हैं, ये एग्जाम में आता नहीं है, आप बस देख लो, नाम पढ़ लेते हैं। पहला होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। इसमें क्या होता है, फ्री फ्लोट फैक्टर फॉर ईच कंपनी इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द पब्लिक शेयर होल्डिंग। इसको निकालते कैसे, इशू साइज इंटू प्राइस इंटू इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है। ये सब कुछ भी पूछा नहीं जाता एग्जाम में। फिर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स हो गया, जिसमें करंट मार्केट कैप अपॉन बेस मार्केट कैप इनटू बेस वैल्यू करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इंडेक्स ईच स्टॉक इन द इंडेक्स अफेक्ट्स द इंडेक्स वैल्यू इन प्रपोर्शन टू द मार्केट कैप, मतलब जितनी उसकी कंपनी की मार्केट कैप है उसके प्रपोर्शन में वो इंडेक्स को इफेक्ट करेगी। फिर प्राइस वेटेड, इसमें इन प्रपोर्शन टू प्राइस, मतलब जितना ज़्यादा शेयर का प्राइस है, जिस शेयर का प्राइस जितना ज़्यादा है वो शेयर उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा इंडेक्स को। इसकी वैल्यू कैसे जनरेट होती है, एडिंग द प्राइस ऑफ ईच ऑफ द स्टॉक एंड देन डिवाइडिंग देम बाय टोटल नंबर ऑफ स्टॉक, यानी अगर 1 लाख है सबका शेयर प्राइस टोटल और 10 स्टॉक है तो ऐसे करके 10,000 वैल्यू आ गई इसकी इंडेक्स की। जो स्टॉक हायर प्राइस के हैं उनको मोर वेट दो और इससे क्या होगा, ग्रेटर इन्फ्लुएंस होगा उन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस पे। डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडेक्स ये होता है कि इट शुड कैप्चर द बिहेवियर ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ डिफरेंट पोर्टफोलियोज इन द मार्केट। एक लार्ज वेराइटी का बिहेवियर कैप्चर करना चाहिए, हाईली लिक्विड स्टॉक्स होने चाहिए, इंडेक्स प्रोफेशनली मैनेज्ड होना चाहिए, साथ ही एक छोटे से ग्रुप ऑफ स्टॉक्स इंडेक्स को बहुत सिग्निफिकेंटली मूव ना करें, अदरवाइज जो शिफ्ट इन अदर स्टॉक्स होगा वो सफिशिएंटली कैप्चर नहीं हो पाएगा इंडेक्स में। इन ब्रीफ, जो लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन होता है ना एक इंडेक्स का, उसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मॉनिटर करते रहना चाहिए, इतना अच्छे से कि जो इंडेक्स है वो स्पेकुलेशन से वल्नरेबल ना हो जाए। मतलब एक इन्वेस्टर बैठे बैठे ये प्रिडिक्ट ना कर ले कि हाँ ये निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। देखो, ऐसे स्टॉक्स जिनकी बड़ी कम ट्रेडिंग वैल्यू होती है या फिर जो इलिक्विड होते हैं, इंडेक्स का पार्ट नहीं बनने चाहिए। इंडेक्स को स्मूथली मैनेज करना चाहिए विदाउट। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स। सो निफ्टी 50 एक फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स है, यानी कि उसमें कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डिराइव फ्रॉम इकोनॉमिक रिसर्च। निफ्टी 50 एक बैरोमीटर के लिए डिज़ाइन किया गया था कि वो मार्केट की मूवमेंट बता पाए, साथ ही साथ एक फाउंडेशन बिल्ड कर पाए न्यू वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बेस्ड ऑन द इंडेक्स, लाइक इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स फंड्स। इसको बनाने के लिए ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस लगी थी, जिसके जो रिजल्ट्स हैं वो ये हैं कि जो करेक्ट साइज होना चाहिए इंडेक्स का वो 50 होना चाहिए, स्टॉक जो हो निफ्टी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होने चाहिए बाय द इम्पैक्ट कॉस्ट क्राइटेरिया। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। लार्जेस्ट 50 स्टॉक्स दैट मीट द क्राइटेरिया शुड गो इन द इंडेक्स। तो जो निफ्टी 50 है वो इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंडेक्स है और इसके अंदर इकोनॉमी के 21 सेक्टर्स आते हैं। इट इज़ यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस सच एज बेंचमार्किंग, इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स एंड इंडेक्स फंड्स। Nifty 50 is uniquely equipped as an index for the index derivative market owing to its low market impact cost. इसकी जो है impact cost कम है और high hedging effectiveness.
और इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, तो रिस्क बहुत कम है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होती है? सो इम्पैक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांजैक्शन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी एक ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने में क्या खर्चा लग रहा है, वो हमारी इम्पैक्ट कॉस्ट होती है। इम्पैक्ट कॉस्ट लिक्विडिटी की एक रियलिस्टिक मेजर होती है। जो इम्पैक्ट कॉस्ट होती है ना, वो ट्रू कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन के काफ़ी पास होती है इन कंपैरिजन टू द बिड आस्क स्प्रेड। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बिड आस्क स्प्रेड या फिर इम्पैक्ट कॉस्ट में से कौन सा ज़्यादा रियलिस्टिक मेजर है, तो इम्पैक्ट कॉस्ट वुड बी द आंसर। ओके, इन मैथमेटिकल टर्म्स इम्पैक्ट कॉस्ट होती है एक परसेंटेज मार्कअप ऑब्जर्व वेल बाइंग और सेलिंग द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ अ स्टॉक विद रेफरेंस टू इट्स आइडियल प्राइस। आइडियल प्राइस होता है बेस्ट बाय प्लस बेस्ट सेल बाय 2। तो इस तरीके से हमारा एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, ये हमने आइडियल प्राइस निकाला बेस्ट बाय प्लस डिवाइडेड बाय बेस्ट सेल अपॉन 2, फिर ये एक्चुअल प्राइस, और फिर इम्पैक्ट कॉस्ट निकालने के लिए जो हमारा एक्चुअल प्राइस था उसमें से आइडियल प्राइस को माइनस कर दिया डिवाइडेड बाय आइडियल प्राइस इनटू 100, तो ये परसेंटेज में आ गई। अब एक इंडेक्स के एप्लीकेशन क्या होते हैं? तो बैरोमीटर के साथ साथ अदर एप्लीकेशंस भी होते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट डिज़ाइन होते हैं, जैसे इंडेक्स फंड हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब इंडेक्स डेरिवेटिव क्या होता है? ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें जो अंडरलाइंग एसेट हो वो इंडेक्स हो। मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स डेरिवेटिव आर इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन। एनएससी का मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 वो इसीलिए ही डिज़ाइन किया गया था जिससे इंडेक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स आ पाए मार्केट में। अब पॉपुलर इसलिए होते हैं इंडेक्स डेरिवेटिव्स क्योंकि उसमें पोर्टफोलियो हेजिंग फैसिलिटी होती है और मोस्ट सुटेबल होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, साथ ही साथ हेजिंग में और हेल्प मिलती है। उसके बाद जो स्टॉक इंडेक्स है ना, वो डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक प्राइजेस, क्योंकि जो स्टॉक इंडेक्स है वो एक समेशन होता है, एक एवरेज होता है। स्टॉक इंडेक्स बीइंग एन एवरेज इज मच लेस वॉलेटाइल दैन इंडिविजुअल स्टॉक प्राइसेस। तो इससे क्या होता है? लोअर कैपिटल एडिक्वेसी और मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। साथ ही कैश सेटल्ड होते हैं सारे के सारे इंडेक्स डेरिवेटिव्स, तो सेटलमेंट डिलेज नहीं होती इसमें। इट इज़ ईजियर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड इंडेक्सेस एंड ट्रैक देयर मूवमेंट्स। आसानी होती है इंडेक्स इन्वेस्टमेंट्स में ट्रैक करने में मूवमेंट्स। इंडेक्स फंड वो फंड होता है जो इंडेक्स के रिटर्न्स को रेप्लिकेट करने की ट्राई करता है। इट डज सो बाय इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स स्टॉक्स इन द प्रोपोर्शन इन विच these stocks exist in the index। मतलब इंडेक्स के अंदर जिस प्रपोर्शन में कंपनीज हैं उसी प्रपोर्शन में इंडेक्स फंड के अंदर भी होगा। ETF आर जस्ट व्हाट देयर नेम इम्प्लाइज, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ऐसे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स जो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। सो द चैप्टर इज ओवर। इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर आप एक बार खुद देख लेना, कुछ है नहीं, रिवीजन ही है। इंटरेस्ट रेट आर द रिटर्न ऑन एनी इन्वेस्टमेंट टू एनी इन्वेस्टर। इंडेक्सेस क्या होता है, यही सब है। So with this, our chapter number 5 of financial market management is completed. If you have any doubt, you can ask it in the comment section. And these questions for practice, you can solve them and ask them if you have any doubt. Answers given ही हैं, बहुत easy है, जो पढ़ाया सब उसमें से ही है। SCRA 1956 में आया। डेरिवेटिव देखो, ऑल ऑफ द अबव 3 तरीके की क्लासिफिकेशन हो सकती हैं। एश्योर्ड अकरेंस में फॉरवर्ड कमिटमेंट होता है। डिलीवर एन एसेट प्रीडिटरमाइंड डेट, प्रॉमिस अगर है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये सब आप कर लेना। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। बाय बाय गाइस।